नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बेबाक बोल में। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और समाज के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, वो शख्सियत का नाम है श्री विद्यानंद यादव। विद्यानंद यादव जी आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूर्व में विद्यानंद यादव जी जिला महासचिव के पद पर कार्यरत थे बहुजन समाज पार्टी में। तो आइए हम उनका परिचय कराते हैं अपने न्यूज़ चैनल इनके न्यूज़ के माध्यम से। और आज सामाजिक मुद्दों पर चुनावी सरगर्मी के मौके पे हम उनसे बात करेंगे। और इस बेबाक बोल में एक बार हम स्वागत करते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व महासचिव विद्यानंद यादव जी का। ढेर सारा स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत बधाई आपको जो आप मेरे पास आया और मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का। नहीं सर, बिल्कुल हमारा तो काम है, हम तो बस ढूंढते हैं लोगों को, लोगों की प्रतिक्रिया, जनता की समस्या और उस समस्या का निदान नेता हमारे कैसे कर रहे हैं और भविष्य में कैसे करेंगे। सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है सर। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है सर, इसके लिए क्या तैयारी है सर? 2027 में बहन जी सरकार बनाने जा रहे हैं जी जी। और पूरी तैयारी के साथ हम लोग वार्ड, विधानसभा में, ग्राम सभा में, हर जगह में जा रहे हैं। अपने लोगों को समझाया जा रहा है। बूथ लेवल पे कार्यक्रम हो रही है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में बूथ लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है और बूथ लेवल पे एजेंट बनाए जा रहे हैं। तो सर सिर्फ बूथ लेवल पे एजेंट बनाने से, लोगों को जोड़ने से बहन जी सरकार बना लेंगी, या वास्तव में कोई मजबूत एजेंडे के तहत आप इस बार 2027 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर? हम बहुत मजबूत एजेंडे के साथ हैं। तो सर कुछ बताना चाहेंगे? हमारी जनता जानना चाहती है कि वो कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिस एजेंडे को लेके बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 के चुनाव में कूद रही है। देखिए, अभी इथेनॉल की बात आई, पेट्रोल की बात आई जी। इस पे मेरी बहन जी ने बोला, ट्वीट किया। मंदिर घोटाले में जो चोरी हुई है उस पे भी बहन जी ने ट्वीट किया। तो सर आप बताओ ना, मंदिर घोटाले में जो मंदिर में जो घोटाले हुए हैं, जो चोरी हुई है, तो उस पे बोलने से ही सिर्फ उस समस्या का समाधान हो जाएगा या कुछ संशोधन करने हैं, उससे होना है सर? बहन जी हमारी बोलती नहीं है, ट्वीट करती हैं। जो ट्वीट करती हैं वो असर दिखाई पड़ता है और लोग जितना बोलते हैं, बोलने से ज्यादा हमारे बहन जी का ट्वीट असर करता है। तो सर वो बहन जी का ट्वीट हमारी जनता को बताइए सर। हमारी दर्शक बहुत सारे हो सकता है बहन जी के ट्वीट न देख पाए हो, न समझ पाए हैं। सर वो बताइए कि राम मंदिर मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे हिंदुओं की आस्था पे बहुत असर पड़ा है, हिंदू बहुत आहत हुआ है। तो बहन जी का ट्वीट का थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ऐसा ट्वीट किया बहन जी ने ये कहा कि भाई जो भी ये चोरी हुई है, जो भी ये हुआ, इसका जांच करके उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो सर ये तो महाराज जी भी बहुत पहले से कह चुके हैं, फिर बहन जी ने इसमें नया क्या कहा? महाराज जी क्यों ना जिम्मेदारी ले रहे हैं? मुलायम सिंह के समय में अगर ये घटना घटी थी, मंदिर मस्जिद गिराया गया था, गोली चली थी, उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह हुए थे। तो महाराज जी आज क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि चोरी हुई है हमारे राज्य में, तो मैं उसका जिम्मेदार बनता हूँ। सर वो पीछे भी कहाँ हट रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं दोषियों को ढूंढ ढूंढ के उनकी सजा दी जाएगी, उनको बुलडोज किया जाएगा। नहीं, ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा कहाँ हो रहा है? सर जो पकड़े गए हैं वो जेल में गए? नहीं पकड़े गए। अच्छा, एक सपा मुखिया के बताने के बाद आप पकड़ने का काम किए हैं। सर सपा मुखिया पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। सपा मुखिया का स्टेटमेंट क्या था सर? सपा मुखिया ने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम ने बताया। तो ऐसा संभव है क्या सर कि प्रभु श्री राम ने सिर्फ सपा मुखिया को बताया कि हमारे मंदिर में चोरी हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे उनको भी किसी के द्वारा पता चला। सर तो यही तो मेन तो रहस्य यही है सर कि ये राम मंदिर में चोरी का मुद्दा सपा मुखिया ने उठाया भाजपा के शासनकाल में। तो सर आपके पास भी सिर्फ राम मंदिर का ही मुद्दा है, इसी को लेके चुनाव में आ रहे हैं सर, कि इससे इतर भी कुछ और भी मुद्दे हैं सर? हम जनहित की बात कर रहे हैं जी। जो आज की डेट में स्थिति ये है कि पेट्रोल का दाम घट गया है जी, अब कच्चा तेल का दाम घट गया है और लड़ाई का बहाना करके अब तेल बढ़ा दिए। तेल का दाम बढ़ा करके फिर अब सब लड़ाई खत्म हो गई, तेल का दाम घटना चाहिए, तेल का दाम नहीं घटाया गया। अभी आपका एथेनॉल मिलाया जा रहा है तेल में, ये जबरदस्ती आपको दिया जा रहा है। ये पेट्रोल पंप पे ये भी होना चाहिए। हमारी सरकार, हमारी बहन जी की तरफ से ये भी बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति पेट्रोल लेना चाहता है सादा, वो सादा पेट्रोल ले, जो एथेनॉल वाला पेट्रोल लेना चाहता है एथेनॉल वाला पेट्रोल ले। पेट्रोल पंप पे दोनों व्यवस्थित होना चाहिए।
ये सरकार नहीं कर रही है। जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रही है कि आपको एथेनॉल वाला पेट्रोल लेना है, जी जिससे हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। जी। स्कूल की बात है, आज के डेट में सारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कैसे, कौन से स्कूल बंद हो गए सर? प्राइमरी स्कूल आप जाइए देहातों में देख करके आइए, 50,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं। सर उसके पीछे वहाँ की सर, जब छात्र संख्या कम रहेगी, एक सरकारी टीचर का जो वेतन है सर वो लाखों रुपए में है, तो सरकार घाटे में जाके सर कब तक उस प्राइमरी विद्यालय को चलाएगी? नहीं, सरकार को चाहिए, जिस तरह से मान लीजिए पहले की सरकारें घर घर से बच्चों को इकट्ठा करती थी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हाँ कि आप प्राइवेट स्कूल को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में आप टीचर से आप बीएलओ का काम करवा रहे हैं, टीचर से आप मिड डे मील बनवा रहे हैं, टीचर से आप चुनाव करवा रहे हैं, तो वो जब टीचर चुनाव कराएगा, मिड डे मील करेगा, जनगणना करेगा, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो सर आपके समय में जब आपकी सरकार थी तो क्या टीचरों से ये सारे काम नहीं कराए जाते थे क्या? टीचरों से ये काम कराए जाते थे, वो बच्चों को बुलाया भी जाता था। पहले सब प्राइवेट स्कूलें नहीं थी, प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती लगाई गई थी, तो सरकारी जैसे आपके पास ऑप्शन ही नहीं था कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते थे। अब आप ऑप्शन ला दिए कि प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल को खोल करके और उसके बाद से आप हमारे बच्चों को वो कर रहे हैं। एक आपका ज्वलंत मुद्दा ये रहेगा कि आपकी सरकार अगर आती है 2027 में तो आप सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देंगे और प्राइवेट विद्यालयों पर लगाम कसेंगे। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा और क्या, बिल्कुल जो जातीय समीकरण है सर उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे जातीय समीकरण, जैसे उस समय थोड़ी बहन जी बीच में थोड़ा शिथिल पड़ी थी, अगर 9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम होगा जी, उसके बाद से हमारे कार्यकर्ताओं में जागरूकता आई, बहन जी भी तेजी पकड़ी है। आज के डेट में आप देखिए हर जगह से दूसरे पार्टियों से लोग हमारे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर ये तो दल बदल की राजनीति है, उन पे आप कितना विश्वास कर सकते हो? कल वो सपा में थे या भाजपा में थे, आज वो बहुजन में आ रहे हैं, तो सर ऐसे लोगों पे आप कितना भरोसा कर सकते हो इन कंपैरिजन की जो आपके बिल्कुल रेगुलर आपके कार्यकर्ता थे, जो इस विषम परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे, उनको छोड़ के ये दल बदलुओं की राजनीति, सर इन पे कितना विश्वास करोगे आप? सर आप देख सकते हैं बीजेपी में आज बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है जी, सब कांग्रेस और दूसरे पार्टियों से गए हुए कार्यकर्ता। तो मतलब जो बीजेपी ने किया वही आप भी करोगे? आप देखिए अपने मूल कार्यकर्ताओं को उन्होंने हटा दिया जी। बीजेपी में आज स्थिति है कि अपने मूल कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं है जी, बाहरी आकर के उसमें छा गए जी। आप चाहे कलकत्ता ले लीजिए, कलकत्ता का जो भी शुभेंदु अधिकारी ने जो घोटाला किया, जिसको ममता बनर्जी ने निकाला, उसको इन्होंने अपने पार्टी में रख करके और उसी के माध्यम से लुटेरों को बैठा करके जी। आज इनके पास अपना कोई बेस नेता नहीं है इनके पास। चाहे आसाम में ले लीजिए वो भी कांग्रेस का नेता है, चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए वो भी कांग्रेस का आदमी है, सब ये इनके पास भरे हुए हैं, ताश के पत्ते की तरह इनके पास आज पड़े हुए हैं। तो पहले पूरे देश में तो कांग्रेस ही थी, दूसरी कोई सरकार तो थी नहीं सर, तो जो टूटेगा वो सर दूसरी पार्टियों में जाएगा। नहीं, तो ये सिर्फ सत्ता में वापस आने का एक आप प्लान कर रहे हैं कि हम दूसरी पार्टियों को, नेताओं को ले आए, उनको चुनाव लड़ाएं, और 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है, सत्ता से दूर हो गए तो वो सर कहीं दर्द झलक रहा है, इसकी वजह से गठजोड़ कर रहे हैं और मुद्दों से ध्यान भटका के ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को किनारे करके दूसरी पार्टियों से लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ी हो। पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को ले रही है जी जी। जो हमारे कार्यकर्ता भटक गए थे जी, वो वापस आ रहे हैं जी, पार्टी में आ रहे हैं। हम अपने ही कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं, प्राथमिकता पहले अपने कार्यकर्ताओं का है जी। उसके बाद से मान लीजिए जो दूसरे आ रहे हैं उनको भी लिया जा रहा है जी। ये हर पार्टी करती है, हमको भी करना है। अच्छा, तो ऐसा लगता है क्या सर कि चंद्रशेखर रावण के आने से जो बहन जी का एक बहुत सॉलिड वोट बैंक था, कहीं उस पे असर पड़ा है? कहीं चंद्रशेखर रावण के आने से SC/ST का जो वोट था उसमें सर सेंध लग गई है और बहुत सारे SC/ST चंद्रशेखर रावण की तरफ? जी ऐसा नहीं है, देखिए बसपा एक मिशन है जी, और मिशन कभी खत्म नहीं होता है जी। चंद्रशेखर एक वो संगठन बना रखे हैं जी, संगठन और मिशन में बहुत अंतर है जी। ये बाबा साहब का बनाया हुआ मिशन है, ये मानव काशीराम साहब की बनाई हुई मिशन है जी। मिशन कभी खत्म नहीं होगी जी, और मिशन जो है हमेशा चलता रहता है, कार्यक्रम उसका चलता रहता है जी। हमारे लोग कहीं टूटे नहीं हैं जी, कहीं भ्रम में नहीं है जी, मगर अब भ्रमित नहीं हो रहे हैं। जैसे आज के डेट में ब्राह्मणों का जो इनकाउंटर हुआ जी, आप देखे होंगे 36 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ जी। आज ब्राह्मणों का जो रुख है वो बसपा की तरफ आ गया है जी, ब्राह्मण बसपा की तरफ आ रहे हैं जी।
मुस्लिम बसपा की तरफ आ रहे हैं। जी। तो अब लोग बसपा की तरफ ध्यान देने लगे हैं। तो सर क्षत्रियों और कायस्थों का क्या समीकरण है आपके बसपा में? कोई जगह है या क्षत्रियों और कायस्थों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है? हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है जी। सारी लोगों को अपने साथ रखती है जी। और सबको अपने साथ लेकर चलती है। अच्छा सर, एक हमारे दर्शकों का एक बहुत ही सवाल है, ये मेरा भी सवाल है सर। अभी बहुत आपने टीवी में देखा होगा, एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 दरिंदों ने दरिंदगी की। तो सर आपकी तो पार्टी की मुखिया ही महिला है, बहन मायावती हैं, आज देश की राष्ट्रपति महिला है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्या सर ऐसा कोई कानून में संशोधन या कुछ इस तरह के विधेयक लाने की जरूरत है कि जिस कारण किसी की बहन बेटी, वो बेटी हमारी हो सकती है, वो बेटी आपकी हो सकती है, समाज में किसी की हो सकती है, वहां कोई जात धर्म नहीं है, बेटी बेटी है, जात धर्म उसके बाद है। तो सर ऐसे संगीन मामलों पे पूरा पक्ष और विपक्ष एक होके क्यों नहीं सर इस तरह का एक कानून एक ले आता है या इसको सदन में पास कराता है, ताकि इस तरह की घटना घटाने के पहले, इस तरह का सोच रखने के पहले ये दुर्दांत अपराधी 100 बार कानून के डर से कांपे। सर ऐसा क्यों नहीं, इस तरह की आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? देखिए संविधान में ये सब कुछ है, मगर सरकार के ऊपर लागू करता है। सरकार क्या सोचती है? हमारे बहन जी की सरकार थी उस समय में, अगर कोई उनका पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई गलत काम कर देता था जी, तो उसको बुला करके जेल भेजा जाता था। तो ऐसा संविधान में है क्या सर कि अगर इस तरह की दरिंदगी हो रही है, हाँ। तो जैसे SC ST कानून बनाया गया, हाँ। उसके लिए अलग से कोर्ट और जज का निर्धारण हुआ, तो सर इस तरह के रेप के मामलों में क्या इस तरह का कुछ अलग कोर्ट या प्रावधान है सर? क्या आपके संज्ञान में है? ये सरकार इसको कर सकती है। तो सर सरकार ही क्यों करेगी सर? आपका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है? हमारी किसी बच्ची का रेप हो, किसी बच्ची को 5 दिन तक दरिंदे 32 दरिंदे रेप करें, तो उसमें आपका सर दायित्व तो नहीं बनता है? जैसे ये देखिए अभी योगी जी क्या हो रहा है कि जो कोई दूसरा मुस्लिम का नाम आ गया तो बुलडोजर पहुंच जा रहा है। सर ऐसी बात नहीं है, केवल मुस्लिम के वहाँ बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। अभी चंपक राय के यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा, पहुंचेगा सर, चंपक राय के वहाँ भी बुलडोजर पहुंचेगा। अभी देखिए चंपक राय के यहाँ पहुंचा, निरंतर मिश्रा के पास बुलडोजर पहुंचा। निरंतर मिश्रा गोली चलवाने में भी थे जी, मस्जिद ढवाने में भी थे जी, मंदिर बनवाने में भी हैं जी, आज उसके फाउंडर मेंबर हैं जी, जी। इनके ऊपर कोई जांच नहीं बैठी। सर हम तो ये बात बाद में करेंगे सर ना, हम तो सिर्फ उस बेटी के, उस अपनी बहन के, अपनी बच्ची के लिए हम पूछ रहे हैं। सर एक छोटा सा सवाल, जब सांसदों का और विधायकों के पेंशन की बात आती है, उनके वेतन बढ़ोतरी की बात आती है, तो पक्ष और विपक्ष सब एक हो जाते हैं। सब एक हो जाते हैं। उस समय कोई भी उसका विरोध नहीं करता है कि नहीं हमारा वेतन नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा वेतन जनहित के काम में जाना चाहिए। तो उस समय भी तो सर आप लोग को विरोध करना चाहिए। अगर पक्ष कहता है कि नहीं हम वेतन बढ़ाएंगे, तो आप लोगों को तो उसका भी विरोध करना चाहिए। वहां एक सहमति बन जाती है, और यहाँ फिर सर आप अलग अलग बात क्यों करते हैं सर? नहीं अलग अलग बात नहीं, देखिए सर मैंने सीधा आपसे पूछा, सीधा बताओ सर हमारे दर्शकों को। अभी देखिए हमारे पार्टी हर तरह सहयोग कर रही है, जिसके यहाँ घटना घट रही है हमारी पार्टी है। अभी कौड़ी राम में एक घटना हुई थी, एक दलित के साथ गोली। सर हम दलित की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी बहन बेटी की बात कर रहे हैं। सर दलित का तो बात मत करो सर। दलित के लिए तो बहन मायावती जी ने कानून बना दिया, अलग कोर्ट बना दिया, और उसी कानून और उसी कोर्ट के डर से दलितों पर होने वाले अत्याचार में सर बहुत सारी कमी आई। तो सर बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे आई थी। जी सर। आज बीजेपी क्यों नहीं कानून बना रही है? सर हम बीजेपी सिर्फ सर मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ जी। मेरे जितने वोटर जो बहन जी हमारे साथ खड़ी हैं, तो आप कानून तो ले आइए। सर बहन जी का कोई ट्वीट आया क्या ऐसा? आपने अभी कहा हमारे दर्शकों के सामने कि बहन जी बोलती कम है, ट्वीट ज्यादा करती है। तो इस 13 साल की बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं है, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, उन 32 दरिंदों के लिए आपकी बहन जी का कोई ट्वीट आया क्या सर? जी आया। तो हम देखना चाहेंगे सर वो ट्वीट, निश्चित रूप से हम भी उस ट्वीट पे देखेंगे कि हमारी बहन जी ने वो क्या ट्वीट किया है। उस मासूम बच्ची की हत्या पर बहन जी की क्या संवेदना है, क्या प्रतिक्रिया है सर? मतलब सर ये समाज में सबका दायित्व बनता है सर। सरकार चाहे बसपा की हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की हो, सरकार जिसकी होती है उसके ऊपर ज्यादा दायित्व बनती है। सरकार जिसको रहती है उसके ऊपर ज्यादा दायित्व बनती है। तो सरकार विपक्ष अगर उस पर आपका विरोध करे, तब इस काम के लिए अगर आपको आप
लाएंगे, कानून का व्यवस्था करेंगे, तो विपक्ष आपके साथ खड़ा है। सर खड़ा क्यों है सर? विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा है सर? सदन में इतने शोर शराबे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों के लिए विपक्ष चिल्लाता है। सर अभी आप देखो, इजराइल ने जो गाजा का युद्ध हुआ तो उसमें छाती पीटने वाले इसी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग थे, जिस गाजा से, जिस फिलिस्तीन से हमारे हिंदुस्तानियों का कोई मतलब नहीं है, वो हिंदुस्तानी अपनी छाती पीट रहे थे। और वो बेटी हमारे अब समाज की है, हमारे हिंदुस्तान की है, वो हमारी है, आपकी है। उसके लिए सर कोई छाती नहीं पीटा गया, कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला गया, कोई महिला मोर्चा खड़ी नहीं हुई। कोई भी महिला मोर्चा के अध्यक्ष, चाहे वो भाजपा की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, क्यों नहीं खड़ी हुई सर? क्या डर लगता है इस मुद्दे पर अगर हम खड़े होंगे हमारा वोट बैंक घसक जाएगा, या ये बेकार की बात है? रेप हो गया वोट बैंक नहीं घसक जाएगी जी सर। इसके लिए बहन जी हमेशा ट्वीट किए हैं, हर बार कहीं भी जहाँ जहाँ घटना हुआ है ऐसा जी, बहन जी ने उस पर ट्वीट किया है और वहाँ पहुँचने का काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुँचे हैं, इस बात को उठाए हैं जी। अब इसके पहले भी जितनी घटनाएं हुई हैं आप देखे होंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमेशा पहुँचे हुए हैं। सर पहुँचने से, संवेदना संतावना देने से और एक कठोर कानून बनाने से ही सर चीजें कंट्रोल में आएंगे सर। आज हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, एक विधायक मेरा है जी, और बहन जी ट्वीट के माध्यम से बात उठा सकती हैं जी। अभी सदन में कोई बात नहीं बोल सकती है, सदन में है नहीं तो सदन में हमारी बात कैसे रखी जाएगी? सर सदन का मैटर ही नहीं है ना सर, सदन की ही मैटर। आप सड़क पे उतरो सर, आप आंदोलन करो सर, आपके पास तो बहुत करंट मुद्दा है सर, आप इसको कैश कराओ सर, आप उतरो सड़क पे। ये समाज का बिल्कुल, ये बहन बेटी के घर घर का मुद्दा है सर। आप इस पे, आप अपने जो वॉलंटियर हैं उनको आगे बढ़ाओ सर, और बताओ सर और क्या तैयारी है आपकी? अब देखिए अभी धरना पे बैठे थे जी, धरना पे बैठे पे एसपी गए और थप्पड़ से मारना शुरू किए, लाठी मारना शुरू किए। उस वकील ने जो धरना दिया जी, उस वकील को उठाकर गाड़ी में बंद करके मारा गया जी। तो ये बताइए, आपको ये सरकार धरना देने ही नहीं दे रही है। अच्छा, तो अगर आप किसी बेटी के हित की बात करेंगे तो आपको लाठियों से मारा जाएगा? से मारा जा रहा है जी, हमको धरना पे बैठने नहीं दिया जा रहा है जी। अभी आप जब कार्यक्रम, ये धरना का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ बैठे थे लोग जी, तो वहाँ पे एसपी गए खुद मारना पीटना शुरू किए जी। और एक वकील थे उसमें, उस वकील को ले जाकर गाड़ी के अंदर टांग के मारे जी। उसी गाड़ी में आत्महत्या करने जा रहे थे। जो आदमी हमको धरना नहीं करने दिया जाएगा, बोलने नहीं देगा, तो उसके लिए हमको जिंदा रहने की क्या जरूरत है जी। अभी आप उसको देखे होंगे, मोबाइल पे देखे होंगे, ये बात आई होगी जी, आप भी देख रहे हैं जी जी। तो ये सरकार किसी को धरना देने नहीं दे रही है जी, मतलब ये सरकार किसी को बोलने नहीं दे रही है, अपनी मनमानी कर रही है, जो उसके समझ में आ रहा है वो कर रही है। तो सर इतना अगर सरकार ये मनमानी कर रही है, योगी जी की सरकार इतनी ज्यादा पुलिस को छूट दे रखी है, तो फिर सर ये 2 बार योगी जी मतलब बिना जनाधार के जीत गए सर। ये देखिए धर्म की बात करके, राम मंदिर की बात करके, जब धर्म की बात होती है, धर्म पे राजनीति होने लगती है जी, तो आपकी शिक्षा छीन ली जाती है जी। आज ये शिक्षा छीन रहे हैं कि आप शिक्षित न होइए और आप अपनी बात को मत रखिए, आपको 5 किलो अनाज में उलझा के रखे हुए हैं जी जी। स्थिति है, देश की स्थिति बहुत खराब हो रही है जी। अडानी और अंबानी के हाथ देश बिक रहा है जी। जो आपकी सरकारी संपत्ति है वो उनको दे दिया जा रहा है, 1-1 रुपए में 1-1 एकड़ जमीन दिया जा रहा है। अभी बिहार में आपको 60-65 एकड़ जमीन दे दिया गया जी, 1-1 रुपए में। सर धर्म का खेल तो आप भी खेल सकते हो ना, आप सर अभी तो बहुत मंदिर बचे हुए हैं मथुरा को लेकर सर, आप यदुवंश के हो सर, आप यादव हो सर, आप यदुवंश के लिए, हमारी बहन गुरु के लिए, हमारी बहन जी धर्म का खेल नहीं खेलती है जी, कानून की बात करती है जी, कानून की राज चलाती है। हमारी पार्टी हमेशा कानून की बात करती है, संविधान की बात करती है जी जी। और जब हमारी सरकार रहती है तो संविधान से काम होता है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूं क्या? आपने कहा कि ये तोड़ जोड़ की राजनीति है, जैसा भाजपा कर रही है, नेता इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वैसा हमारा करना मजबूरी है। तो भाजपा अगर धर्म बेच के सत्ता पे काबिज है सर, फिर तो थोड़ा तो धर्म अभी बेच सकते हो ना। नहीं, हम धंधे में तो थोड़ी बेईमानी चलती है। धर्म बेचने का हम लोग काम नहीं किया। अच्छा, धर्म बेचने का काम नहीं किया गया। हम लोगों को संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके आपकी बात की, आपको मुद्दा को रखा जाता है जी, और उसके बाद हमारी सरकार आती है। दर्शकों को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस समय विद्यानंद यादव जो हमारे सामने बैठे हैं सर, ये आप मानिए कि एक आम नागरिक है, न आप बहुजन के हैं, न समाजवादी के हैं, न भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं। फटाफट हमारे दर्शकों को सर ऐसे 4 बेहतरीन काम बताइए जिससे बहन मायावती
जी का स्पष्ट संदेश हमारी जनता तक जाए सर। देखिए बहन जी के समय में आप काम की बात कर रहे हैं, जी योगी जी गोरखपुर में 10 साल के मुख्यमंत्री हो गए, जी जी आज तक सीवर नहीं हो पाया। सर, अभी योगी जी की बात ही मत करो सर। सर शिकायत की बात मैं बहन जी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बहन जी नोएडा के देख लीजिए, बेहतरीन 4 काम बताइए हाँ, जो हमारे आप दर्शक देखिए याद करें सर। पूर्वांचल एक्सप्रेस बहन जी बनवाई। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए तो सर समाजवादी पार्टी कहती है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। नहीं, सर आप अपना सिक्का लगा रहे हो, वो अपना सिक्का लगा रहे हैं। वो हमारे समय प्रस्ताव पास हुआ है। नोएडा आप देख लीजिए जी, नोएडा जैसे शहर को बसाया गया है, जी वो आज देखिए 5 साल का काम है वो। जी जी और हमारे यहाँ लखनऊ को देखिए, लखनऊ को सजाने का काम मोहन जी ने किया। जी जी लखनऊ तो कोई भी सजाएगा सर, लखनऊ तो राजधानी है। आज आपके योगी सरकार में देखिए क्या कौन सा काम किए हैं, एक भी काम बता दीजिए लखनऊ में सर, जो उन्होंने किया है। सर हम तो आम नागरिक सर, नेता बन के बात मत करो सर। मैं नेता हमारी नहीं कर जनता रहा को हूँ, सिर्फ आम मैं नागरिक ये पूछ बन रहा के हूँ। बताओ आप सर। बताइए, सर चौथा काम बताओ, बहन जी का चौथा काम बताओ। देखिए आपने 23 जिला बनाया उन्होंने, जी जी उसके बाद से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया 35, जी उसके बाद से 200 कॉलेज बनवाया, जी सर 700 मेडिकल कॉलेज बनवाया। जी जी। तो ये बहन जी के बहुत काम है, गिनवा नहीं सकते आप, इतना काम है कि आप नोट करते ये 700 मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में बनवाया बहन जी ने। जी जी 7 मेडिकल कॉलेज बनवाया, 7 की 700 7 मेडिकल कॉलेज 7 मेडिकल कॉलेज बनवाया सर। चलिए सर, जी। ये तो हो गया हमारी बहन जी का काम। सिर्फ हमने इसलिए पूछा कि सर बहुत लंबा अरसा हो गया है आपको शासन सत्ता से हटे हुए। अब सर निष्पक्ष भाव से बताइएगा सर, जी। इसमें बसपा और सपा और भाजपा मत करिएगा, एक आम नागरिक की तरह बताइएगा सर। महाराज जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के 4 बेहतरीन काम। देखिए बेहतरीन का पहला वो आए थे जब, तो कहा कि मैं मेट्रो गोरखपुर में बनवाऊंगा, सर- एक भी खंबा अभी तक सर ये आपका तो जड़ के शिकायत, बताया। सर ये शिकायत वाली बात हो नहीं, गई सर। शिकायत की हम बात शिकायत पे भी आएंगे सर। आप गोरखपुर में ले लीजिए, अभी तक सीवर की व्यवस्था नहीं बन पाई। जी जी 10 साल के मुख्यमंत्री हो गए, अब 10 साल के मुख्यमंत्री काल में सीवर की व्यवस्था नहीं सर, बन आप पाई तो है। नेताओं वाली बात बोलने नहीं, मैं लगे नेताओं वाली बात नहीं कर रहे। सर। आप उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था गोरधैया नाला, जी उस गोरधैया नाले की स्थिति क्या है, जी अभी तक 10 सालों में बन के तैयार नहीं हो पाया। जो रोड 25 फीट होना था, जो पेड़ लगना था, फूल पत्ती लगनी थी, आज वो 12 फीट का रोड बना दिया, वो रोड चल पाएगा? सर ये तो शिकायती पत्र में सब चला गया। नहीं सर, शिकायती पत्र में कोई एक भी काम सर ऐसा महाराज जी ने नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, कि जो आपके स्मरण में हो। महाराज जी ने एक अपना मेडिकल कॉलेज बनाया, लोगों की जमीन दबा करके। अच्छा महाराज जी ने अरे एमपी स्कूल कॉलेज बनवा रहे हैं, अपना कॉलेज बनवा रहे हैं। जी जी महाराज जी ने जितने कॉम्प्लेक्स थे उनके मंदिर के बगल में, जो लोग थे पुराना किराया कम पाते थे, उनको तोड़ करके बना करके अपना पूंजी का व्यवस्था बना लिया। महाराज जी ने यही किया है। अच्छा, जनता के हितार्थ महाराज जी ने कोई काम नहीं किया। ये बताइए किसी एक व्यक्ति को, अच्छा बताइए आप अपने बताइए, शहर का विकास तो शहर के विकास में महाराज जी बाधक हैं? नहीं, बाधक नहीं है। अरे सर आप दोनों बात मैं वो भी करा दे, सर। कुछ काम अच्छे हुए हैं। तो वही तो बता रहा हूँ सर, मान लीजिए शिकायत छोड़ो सर, आप एक आम नागरिक हो के एक आयुष्मान विद्यालय जी जी जो भटहट में बना है, जी जी। वो उनकी सराहनीय काम है। चलिए सर दूसरा बताइए सर। जी, एक ये सराहनीय काम है। जी जी दूसरा इन्होंने जो ये ओवरब्रिज दे दिया, जी जी आपके खजांची पे दिया, जी जी ये अच्छा काम है। जी जी। तीसरा आपका मोदीपुर में जो 4 लेन वो जोड़ा जा रहा है, हाँ जी हाँ पुल सर। बनाया जा रहा है, जी तीसरा ये अच्छा काम जी है। जी और देखिए बाकी जो है, आज तक गैस लाइन पाइप पूरे वार्डों में नहीं गया, जी जी 10 वार्ड तक भी नहीं पूरा हो पाया। जी। सर महिलाओं की सुरक्षा पे जो महाराज जी ने एक्शन लिया है, क्या वो बेहतरीन काम में से नहीं है सर? महाराज जी ने कौन सा महिला की सुरक्षा पे काम दिया है? तो सर महाराज जी ने कौन सी महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगवा दिया है? नहीं, आप बताइए कौन सा काम सर दिया हम है? तो पत्रकार हैं, हमारा नहीं, काम है जो पूछना 10 सर। जैसे जो आप बताओ। जो 1090 था, जी जी वो मान लीजिए सपा सरकार में बनाई हुई थी, जी जी जो 800 गाड़ी बनाई थी, 112 कर दिए। यही महाराज जी की उपलब्धि है। जो 100 नंबर था हाँ हाँ उसको 112 कर दिया, जी जी। यही महाराज जी की उपलब्धि है। सर आज स्थिति थानों पे क्या है, जी सारे ठाकुर बैठाए गए हैं, अच्छा सारे थाने पे ठाकुर बैठाए गए हैं। जी एक भी थाने पे कोई दूसरा अरे जात का वो नहीं है। जी जी एसओ की जो आपकी बात सुने, जी। तो मतलब थाने पर बैठे हुए जो एसओ है वो आपकी बात नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता है। अच्छा चलिए। आप जाने के बाद आपकी बात नहीं सुनी जाती है। जी हाँ। तो अब वाहन जी के समय में आप कोई भी जाता था तो उसकी बात पहले सुनी जाती थी, जी उसके बाद से हर वर्ग के लोग हर थाने पे बैठते थे। जी हमारी सरकार में हर वर्ग के लोग हर थाने पे बैठते थे जी और काम अच्छा होता था। जी। एक कानून का राज था, उनको ये नहीं था कि हमारा सांसद अगर गड़बड़ करके गलत करके आ रहा तो उसको हम बस बख्शेंगे, उसको तुरंत जेल भेजती थी। तो सर फिर जब आप ये बताइए, अपने किसी एक सांसद को इन्होंने जेल भेजा हो या एक विधायक को इन्होंने जेल भेजा हो जो गलत? आप मेरी सरकार में आप देखिएगा, जी बसपा की सरकार में जेल भेजा गया। यमुना निषाद
एक गोली कांड हुई महाराजगंज में थाने में, यमुना निषाद को अपने विधानसभा से जेल भेजा गया। तो सर 5 साल आपकी सरकार बहुत सख्ती से चली, जी बहुत बेहतरीन तरीके से चली, सपा ने कैसे सीन लगा लिया सर? देखिए स्थिति ये है, सपा ने सेंध नहीं लगा लिया जी हमारे बहन जी ने जो टाइट रवैये से जो लोगों को जेल भेजा जी उसमें और जातियों को प्रॉब्लम होने लगी अच्छा 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 और थोड़ा टूट कर गया जी जी और थोड़ा उसमें बीच में जो अपने विधायक जो थे उनके वही भाग गए, ओ जो चुनाव के बाद जैसे वो दूसरी पार्टी पकड़ लिए, जी। इससे कारण थोड़ा सरकार हमारी गई। तो अभी 2027 के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर हमारी जनता को? 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है जी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जी जी इसको ये कोई शक कोई वो नहीं है, बाधा नहीं है। चलिए सर, थैंक यू। तो दर्शकों, सुन रहे थे आप हमारे विद्यानंद यादव जी को। आपका भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से 2027 में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं बहुजन समाज पार्टी को है और हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दुराचार और इस तरह के जो 32 हैवानों ने हैवानियत की है, उस पर हमारी सरकार किसी की भी हो, एक ठोस और एक मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत है, वो बनेगा और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ढेर सारा सर हमारी शुभकामनाएं बहुजन समाज पार्टी को। एनके न्यूज़ के लिए मैं राजेश श्रीवास्तव। ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए सर हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।